आज का टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जब किसी धातु पृष्ठ पर एक विशिष्ट आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तब धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। धातु आप जानते हैं अच्छा चालक होता है और उस पर पराबैंगनी प्रकाश आप गिराते हैं। पराबैंगनी प्रकाश में क्या होता है, फोटोन होते हैं और ये जो फोटोन है इस पर धातु पर जब आपतित होते हैं तो धातु में चूँकि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन मुक्त इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर आने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम कार्यफलन कहते हैं। तो ये धातु के इलेक्ट्रॉन धातु की पृष्ठ से बाहर तब आएंगे जब उसको कार्यफलन के बराबर ऊर्जा मिल जाए। और हम जानते हैं जो प्रकाश गिर रहा है धातु की पृष्ठ पर वो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं जो आपतित हो रहे हैं। प्रकाश को हम कण के रूप में मानते हैं और उन कण को फोटोन नाम दिया गया है। तो यहाँ प्रकाश विद्युत प्रभाव में समझाने के लिए सबसे पहले ये आवश्यकता है आपको समझाने की कि ये जो फोटोन हैं जो गिर रहे हैं प्रकाश के रूप में धातु की सतह पर, उनकी जो आवृत्ति है अगर उसको न्यू कह दें तो फोटोन की आवृत्ति न्यू के बढ़ने से उन फोटोन की ऊर्जा बढ़ती है। एक फोटोन की जो ऊर्जा है उसको एच न्यू कहते हैं। एच जहाँ प्लांक नियतांक है। तो आप समझ सकते हैं कि इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव क्यों कहा, क्योंकि ये जो चित्र देख रहे हैं आप, है ना, प्रायोगिक चित्र जिसको आप यहाँ देखें स्क्रीन पर, मैं बड़ा कर देता हूँ। इसमें P1 और P2 दो प्लेटें हैं, देख रहे हैं आप, जिनको बैटरी से जोड़ रखा है, उससे वोल्टेज दिया जाता है। और के इसमें देख रहे हैं आप एक दिक् परिवर्तक कुंजी है, उससे हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं करंट की। कैसे? जब P2 सिरे को इस बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ देंगे और P1 जो धातु की प्लेट है उसको ऋणात्मक से जोड़ देंगे, तो जब इसको वोल्टेज दिया जाएगा तो धातु की सतह जो P1 है उसको पोटेंशियल मिलेगा, उसको वोल्टेज मिलेगा और ये ऋणात्मक हो जाएगी और P2 प्लेट धनात्मक हो जाएगी। तो P1 और P2 जो दो धातु की प्लेटें हैं उनको यदि आप बैटरी से जोड़ दें और उसको वोल्टेज दिया जाए V, तो क्या होगा, P1 जो धातु की सतह है वो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है, उसको यदि V वोल्टेज दिया जाता है तो EV वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो एक इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर अपन निकालें तो कितनी हो जाएगी, EV हो जाएगी, E इंटू कैपिटल V। और यदि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसको हम कार्यफलन कहते हैं, वो ऊर्जा EV0 हो। कार्यफलन को यहाँ पे W से व्यक्त करें तो ये EV0 हो जाएगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं वो जो न्यूनतम ऊर्जा है उससे अधिक ऊर्जा यदि पराबैंगनी प्रकाश यहाँ गिराएं और उससे वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले, यानी एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन EV0। और अगर एच न्यू को आप EV0 के बराबर कर दें तो वो न्यू जीरो हो जाएगी, न्यू नॉट हो जाएगी, जिसको हम दहली आवृत्ति कहते हैं। तो दहली आवृत्ति की परिभाषा यहाँ क्या होगी, EV0 को यदि आप एच न्यू के बराबर कर दें तो वो जो न्यू आएगा वो न्यू नॉट कहलाएगा, यानी वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन, कौन सा, मुक्त इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर लाया जा सके। तो जब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, पराबैंगनी प्रकाश आप गिरा रहे हैं, उसको दहली आवृत्ति से उसकी आवृत्ति ज़्यादा है तभी वो बाहर आएगा। तो पहली बात तो ये होनी चाहिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्ट्रावायलेट लाइट शुड बी ग्रेटर देन द दहली
जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, दहली आवृत्ति बोलते हैं, उससे अधिक होनी चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर आ जाएगा तो वो क्या करेगा, P2 जो प्लेट है दूसरी वाली जो सामने है धनात्मक है, उस पर विभव, इलेक्ट्रॉन चूँकि ऋणात्मक होता है तो वो धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होगा और इलेक्ट्रॉन P2 की ओर गति करेगा। जब इलेक्ट्रॉन P2 तक पहुंच जाएगा तो धारा प्रवाहित हो जाएगी, उसको क्या एक माध्यम मिल जाएगा, धनात्मक P2 के द्वारा वो P1 प्लेट पर तार के द्वारा जाएगा। हम जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो धारा उत्पन्न होती है। तो इसमें हमें जैसे ही धारा प्राप्त होगी उसको धारामापी लगा हुआ है, और चूँकि धारा बहुत सूक्ष्म होती है, माइक्रो रेंज की होती है, 10⁻⁶ एम्पियर तक की होती है, इसलिए यहाँ पे जो हम धारामापी काम में लेंगे वो माइक्रो एमीटर का होगा और धारा को नापने का काम ये माइक्रो एमीटर करेगा। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कब होगा, जब इसमें धारा प्रवाहित होना चाहिए। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जब किसी धातु पर एक विशिष्ट आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो ये तो अगर आपको एग्जाम में छोटे क्वेश्चन जो लघु उत्तरात्मक आते हैं उसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा पूछी जाती है तो आपको लिखना होगा कि जब किसी धातु की पृष्ठ पर एक विशिष्ट आवृत्ति, जिसको हम दहली आवृत्ति कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं, से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रायोगिक अध्ययन करने के लिए ये चित्र बना रखा है जिसमें P1 और P2 दो धातु की प्लेटें हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, P1 चूँकि इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलते हैं, इसको फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक के नाम से भी जाना जाता है और वो P2 की ओर अग्रसित होते हैं, इसलिए P2 जो कि धनात्मक विभव पे है, इसको वो इलेक्ट्रॉन को संग्रहित करती है, इसलिए इसको P2 को प्लेट को हम फोटो इलेक्ट्रॉन संग्राहक के रूप में भी जानते हैं। और चूँकि धारामापी से धारा नापने का काम होता है और ये बहुत ही माइक्रो की रेंज की यानी बहुत ही सूक्ष्म होती है धारा, इसलिए इसको जो माइक्रोमीटर हम लगाते हैं, धारामापी जो लगाते हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव होना चाहिए, सुग्राही होना चाहिए, इसलिए उसका जो पैमाना है माइक्रो एम्पियर वो आसानी से नाप सके, इसलिए इसको हम सुग्राही माइक्रोमीटर भी कहते हैं। के आप चित्र में देख रहे हैं, ये इसमें दिक् परिवर्तक कुंजी होगी जो दिखा रखा है, यानी इसकी हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। P1 और P2 को हम क्रम से ऋणात्मक और धनात्मक देते हैं, उसको आप चेंज करके ऋणात्मक यानी P1 प्लेट को आप धनात्मक विभव भी दे सकते हो, ऋणात्मक विभव भी दे सकते हो, उसकी डायरेक्शन चेंज करके। तो चित्र के अनुसार हम देखते हैं कि फोटो उत्सर्जक प्लेट P1 पर अगर ज्ञात तीव्रता तथा आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण एक विशिष्ट आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश के लिए प्लेट P1 से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। अर्थ तो मैं समझा दूँ आपको यहाँ पे कि चित्र में चूँकि P1 प्लेट पर आप प्रकाश डाल रहे हैं, एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश होना चाहिए, पहले भी मैंने आपको बताया, यानी दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश होना चाहिए, क्योंकि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो न्यूनतम आवृत्ति है वो दहली आवृत्ति है। उससे कम आवृत्ति का यदि प्रकाश आपतित कराया जाएगा तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा तो P2 पे पहुंचने का प्रश्न नहीं होता है, चाहे आप P2 को कितना भी वोल्टेज दे दें। इसलिए बेसिक कंडीशन क्या हुई, इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ द अल्ट्रावायलेट लाइट शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का परावैंगनी प्रकाश हम जिस पे गिराएंगे P1 प्लेट पर तो उस पर क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर आएंगे। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण हम कह सकते हैं कि एक विशिष्ट आवृत्ति जिसको हम दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश इस पर डाला जाए तो प्लेट P1 से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है और ये फोटो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, संग्राहक प्लेट P2 पर पहुँच जाएंगे और P2 पर पहुँच जाकर परिपथ में उसको तार के माध्यम से प्रवाहित होने का एक पथ मिल जाएगा
और हम कह सकते हैं कि परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का प्रवाह ये करने लगेंगे, और जिसका मान हम किससे निकालते हैं? माइक्रो एमीटर से निकालते हैं। चित्र में दिखा रखा है माइक्रो एमीटर, वहाँ से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, धारा का मान रिकॉर्ड कर सकते हैं, नाप सकते हैं। अब आगे क्या होगा? जब P1 तथा P2 के मध्य लगाए विभवांतर को वोल्टमीटर V से पढ़ा जाता है। ये लिखा हुआ है, आपने देख रहे हैं V, इससे दोनों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है वो वोल्टमीटर V के द्वारा नाप लिया जाएगा, इससे पढ़ लिया जाएगा। और दिक् परिवर्तक K की सहायता से P1 तथा P2 के मध्य लगाए विभवांतर की दिशा उल्टी जा सकती है, इसकी डायरेक्शन हम बदल सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारे पास प्रायोगिक जो चित्र था उसके बारे में बताया। अब जो रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पास, धारा जो हम नाप रहे हैं वो माइक्रो एमीटर से नाप रहे हैं, और P1 और P2 जो प्लेट है उनको जो वोल्टेज दे रहे हैं वो वोल्टमीटर से नाप रहे हैं। इन दोनों के मध्य V और I के मध्य यदि ग्राफ खींचा जाए तो ये देखिए जो चित्र आपको दिख रहा है, इसके अनुसार धारा और वोल्टेज, धारा चूँकि माइक्रो एम्पियर में है और वोल्टेज विभव वो देख रहे हैं आप, इसमें एक्स एक्सिस पे लगाया गया है, वाई एक्सिस पे धारा ली गई है। एक्स एक्सिस पे जो वोल्टेज आप देख रहे हैं बीच में जीरो लिखा हुआ है, तो राइट हैंड साइड में धनात्मक वोल्टेज होगा और लेफ्ट हैंड साइड में ऋणात्मक वोल्टेज होगा, जीरो से इधर। तो सबसे पहले बात आती है कि यहाँ पर इस परिणाम जो कि ग्राफ से व्यक्त किया गया, इसमें दो ग्राफ दिखा रखे हैं ए और बी। एक जिसमें धारा बह रही है IA और दूसरे में IB। ये क्या है इसको मैं समझाता हूँ। तो चित्र में सबसे पहले आप देखें जब धारा जीरो है ना, कब है धारा जीरो, कब होती है? जब एक ऋणात्मक विभव V0 आता है। तो वहाँ की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम वोल्टेज जब जीरो है वहाँ पे तब देख रहे हैं हम धारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो एक धातु लिया आपने और उस पर तीव्रता आपने कांस्टेंट रखी, ठीक है, और वो तीव्रता माना कि A है और एक तीव्रता है B, ठीक है। तो जैसे तीव्रता बढ़ती है तो ग्राफ IA है और तीव्रता घटती है तो ग्राफ B है। तो एक कम तीव्रता वाला ग्राफ पहले हम अध्ययन करते हैं IB। वो पहले आपको समझा दूँ कि तीव्रता क्या है, प्रकाश की तीव्रता क्या है। तीव्रता इंटेंसिटी क्या है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब किसी धातु की सतह पे प्रकाश गिराया जाता है तो तीव्रता का सबसे बड़ा रोल होता है, और इंटेंसिटी मीन्स अगर तीव्रता बढ़ती है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि आपके इलेक्ट्रॉन उससे ज़्यादा बाहर हो जाएंगे। तो पहली बात, तीव्रता बढ़ने से उसका ऊर्जा से संबंध तभी होगा जब उन फोटोनों की जो आवृत्ति है वो दैवली आवृत्ति से अधिक हो, ठीक है। तीव्रता बढ़ाते रहें लेकिन आवृत्ति यदि दैवली आवृत्ति से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन, आप तीव्रता बढ़ाने पर भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकते। तो पहली बात कि यदि फोटोनों की तीव्रता दैवली आवृत्ति से अधिक है यानी उनकी आवृत्ति, तो आप जो तीव्रता है उसको नापने का तरीका क्या है? धातु की सतह पर प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए मेटल पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यानी एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। और यदि इनकी संख्या बढ़ती है तो तीव्रता बढ़ती है, ठीक है ना। यानी इसका ऊर्जा से एक फोटोन की ऊर्जा तो वही रहेगी, तीव्रता बढ़ने से नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ते हैं। यदि एक फोटोन की ऊर्जा hν है, अगर प्रति सेकंड उस पर आपतित फोटोनों की संख्या n है तो हम कह सकते हैं उसकी तीव्रता कितनी होगी? nhν। फिर आप यदि n बढ़ाते हैं तो तीव्रता बढ़ेगी, h और ν कांस्टेंट रहेंगे जब तक कि आवृत्ति नहीं बदलते, ठीक है। तो एक नंबर ऑफ फोटोन्स आपने फिक्स कर लिए एक निश्चित आवृत्ति के, और वो तीव्रता IB है। उसके साथ ही हम ये दे दें, यदि ग्राफ देखें तो क्या बता रहा है? धारा और वोल्टेज में जो ग्राफ दिख रहा है उससे स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम उसको जीरो से धनात्मक विभव देते हैं, पहले कुछ हद तक धारा का मान बढ़ता है और फिर तीव्रता चूँकि कांस्टेंट है, उस तीव्रता के साथ
जो बी तीव्रता है, IB का मान भी कांस्टेंट हो जाता है ना। तब जो धारा है वो संतृप्त हो जाती है, सेचुरेशन हो जाती है। आप वोल्टेज बढ़ाते रहें फिर भी तीव्रता क्या हो जाएगी, तीव्रता एक निश्चित रखने के बाद धारा का मान कांस्टेंट हो जाएगा। यानी धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर होती है, और वो यदि संतृप्त हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, इसका मतलब धारा अपन जो आवेश अपन समय है, यानी प्रति सेकंड आने वाले आवेशों, यानी आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कांस्टेंट हो जाती है। यानी धातु की सतह से प्रति सेकंड जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट हो गए। अब आप चाहे कितना ही वोल्टेज बढ़ा लें, यानी P2 प्लेट को कितना ही धनात्मक विभव दे दें, उधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वही तो वहाँ पहुँचेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पहुँच सकते प्रति सेकंड जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि एक तीव्रता पर वोल्ट अगर आपतित होती है धातु की सतह पर P1, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं एक निश्चित वोल्टेज के बाद धारा का मान क्या हो जाता है, सेचुरेशन आ जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। फिर आप यदि तीव्रता और बढ़ाते हैं तो बिहेवियर वही रहेगा। 0 वोल्टेज के बाद हम देखेंगे धीरे धीरे धारा का मान बढ़ता है। तीव्रता आपने IA कर दी, बढ़ा दी, लेकिन उसमें धारा का मान फिर आप देखते हैं कुछ समय के बाद सेचुरेशन आ जाता है, लेकिन IA इज ग्रेटर देन IB, धारा का मान बढ़ जाता है तीव्रता बढ़ाने से, लेकिन बिहेवियर वही रहता है ग्राफ का। अब बात आती है कि इस दिक् परिवर्तित कुंजी से यदि P1 प्लेट और P2 प्लेट के मध्य आप वोल्टेज को बदल दें, नेगेटिव दे दें, ठीक है, P2 वोल्टेज को, P2 जो प्लेट है उसको आप ऋणात्मक विभव दे दें। ऋणात्मक विभव देते ही क्या होगा, धारा का मान, यानी वो इलेक्ट्रॉन चूँकि वो खुद भी ऋणात्मक आवेश है, P2 प्लेट की तरफ आकर्षित हो रहे थे, वहाँ से निकल कर P1 से तो निकल गए, P2 की तरफ उनको आना था, लेकिन उन पे आकर्षण कब होगा, जब वो धनात्मक विभव पे होगा। लेकिन ऋणात्मक कर दिया तो वो प्रतिकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उनकी गतिज ऊर्जा इतनी है, आप ऋणात्मक विभव देने के बाद भी गतिज ऊर्जा इतनी है कि कुछ इलेक्ट्रॉन तो P2 तक पहुंच जाएंगे, P2 तक पहुंच जाएंगे, उनको माध्यम मिल जाएगा और धारा का मान फिर भी 0 नहीं होगा। जैसे जैसे वोल्टेज को हम नेगेटिव करते जाते हैं, प्रतिकर्षण बल बढ़ता जाएगा, उनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी तो भी वो इलेक्ट्रॉन को रोकना शुरू करेगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी V0 जिसको इस ग्राफ में दिखा रखा है, वहाँ पर धारा का मान 0 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन उस P2 प्लेट तक नहीं पहुंचा पाएगा। इसको बोलते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन को वहां पहुंचने से रोक देता है, वो स्टॉप कर देता है। इसलिए इस V0 विभव को, जो कि ऋणात्मक विभव है, इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं और हिंदी में निरोधी विभव का नाम दिया जाता है। तो इस चित्र से स्पष्ट हो गया कि V0 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और ये तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। आपने देखा A तीव्रता चाहे B तीव्रता वाले आप उस पर फोटोन डालें, फिर भी दोनों का पोटेंशियल, दोनों ग्राफ का जाकर स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही मान है, वो अलग नहीं है। तो इस ग्राफ से क्या निष्कर्ष निकलता है, धारा और वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ लिया आपने, तीव्रताएं आपने दो अलग अलग कर दी, IA IB का ग्राफ देखा, V0 दोनों का सेम आया, तो हम कह सकते हैं कि किसी नियत आवृत्ति के प्रकाश के दो भिन्न तीव्रताओं के मान के लिए प्रकाश विद्युत धारा I तथा फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक प्लेट P1 तथा P2 संग्राहक के मध्य वोल्टता V के मध्य जो ग्राफ है, उससे निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। पहला क्या है, जब संग्राहक प्लेट P2 को धनात्मक विभव पर रखा जाता है, देखा आपने, तब प्रकाश विद्युत धारा प्रारंभ में थोड़ा बढ़ती है और फिर संतृप्त हो जाती है, जैसा कि आपने यहाँ IA और IB में देख रहे हैं। फिर जब संग्राहक प्लेट P2 को ऋणात्मक विभव पर रखा जाता है, तब प्रकाश विद्युत धारा एकदम शून्य नहीं होती, ठीक है, कम हो रही है लेकिन शून्य नहीं हो रही। यद्यपि फोटो इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट P2 द्वारा प्रतिकर्षित किए जाते हैं, लेकिन जिनकी गतिज ऊर्जा अधिक है वो इलेक्ट्रॉन P2 प्लेट तक पहुंच जाते हैं और प्रकाश विद्युत धारा में अपना योगदान करते हैं, ठीक है। तीसरा बिंदु क्या कर रहा है कि एक ऐसी स्थिति आती है जब प्लेट P2 पर ऋणात्मक विभव V0 का मान इतना बढ़ा दें कि अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले फोटो इलेक्ट्रॉन भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, संग्राहक प्लेट पर P2 तक
नहीं जा सके। अगर नहीं जाएंगे तो धारा नहीं बहेगी और तब हम कह सकते हैं विद्युत धारा का मान 0 हो जाएगा, प्रकाश की धारा 0 हो जाती है। और इस V0 को तब, जो कि धारा को 0 करने के काम में आ गया, इलेक्ट्रॉन को वहाँ रोकने में समर्थ हो गया, इसलिए इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव कहते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट चौथा क्या है कि इस चित्र से हम ये देख रहे हैं कि आवृत्ति नियत रखकर तीव्रता अलग अलग होने पर भी निरोधी विभव समान प्राप्त होता है। V0 का मान नहीं बदलता, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। V0 तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो इस तरह से आपने पहले जो पढ़ा था उसके ये चारों निष्कर्ष प्रैक्टिकल के क्या आगे है ना, उनको और हम आगे बढ़ा सकते हैं। गणितीय रूप में क्या होगा, यदि हमने वो धारा और विभव का ग्राफ देखा था, अब यदि धारा और तीव्रता का ग्राफ देखें, ठीक है, कि जैसे जैसे हम तीव्रता बढ़ाएंगे, धातु की सतह पर जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी तीव्रता बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स आर इंक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो जैसे जैसे फोटोन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो धारा का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एक निश्चित आवृत्ति पर यदि तीव्रता का मान बढ़ता है तो यहाँ इस चित्र में ये बहुत देखने वाली बात है, साफ ही लिखा है न्यू इज कांस्टेंट। तो आपने आवृत्ति नियत रखते हुए तीव्रता का मान बढ़ाया तो धारा का मान बढ़ता है, और ग्राफ बता रहा है कि इसका मान एक दूसरे के समानुपाती होता है। जैसे जैसे तीव्रता बढ़ती है धारा का मान भी बढ़ता है। तीव्रता 0 है तो धारा भी 0 है ना। जब यानी उस पर नंबर ऑफ फोटॉन्स कोई नहीं गिर रहा है, प्रकाश आपतित ही नहीं हो रहा है, तो धारा का मान 0 होगा। तो पहला पॉइंट जो इस ग्राफ से आता है कि प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। दूसरा क्या कह रहा है, निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, और हमने देखा है उसकी जो अधिकतम ऊर्जा है वो अगर V0 निरोधी विभव है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा EV0 होगी, वो उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, 12mv मैक्सिमम स्क्वायर। V मैक्सिमम क्या है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम वेलोसिटी है ना, अधिकतम वेग का मान बताती है। तो गतिज ऊर्जा को, जो कि अधिकतम गतिज ऊर्जा हम कब लिखेंगे 12mv² को, जब V को V मैक्सिमम कर देंगे। तो ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन हो गई, 12mv मैक्सिमम स्क्वायर शुड बी इक्वल टू EV0 वेयर V0 इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। निरोधी विभव V0 प्रकाश की आवृत्ति न्यू पर भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, न्यू पर भी निर्भर करता है। V0 और न्यू के बीच में यदि ग्राफ खींचें तो ये देखिए, ये ग्राफ बता रखा है आपको, y एक्सिस पे निरोधी विभव ले लिया, x एक्सिस पे आवृत्ति ले ली। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यू A और न्यू B है। हमारे पास दो धातु की प्लेटें हैं, एक सीजियम की है और एक सोडियम की है। पहला ग्राफ न्यू A है ना, जहाँ कट कर रहा है वहाँ पे आवृत्ति है और V0 तब 0 हो गया। तो धातु की सतह पर अगर धातु हम सीजियम का लेते हैं, ठीक है, उसके लिए निरोधी विभव अलग होगा, और एक सोडियम का लेते हैं उसके लिए निरोधी विभव अलग होगा। आवृत्ति को जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं V0 का मान बढ़ता है, चाहे वो आपने सीजियम लिया चाहे सोडियम लिया। ठीक है, और ये एक सीधी रेखा आ रही है, तो इसके लिए समीकरण हम लिख सकते हैं निरोधी विभव V0 प्रकाश की आवृत्ति न्यू पर निर्भर करता है। एज इंक्रीजेज न्यू V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेज। तो चित्र से स्पष्ट है कि ये सरल रेखा का ग्राफ है। तो y इजिकल टू mx प्लस g की जैसे अगर लिखें तो y की जगह V0 आ जाएगा, x की जगह न्यू आ जाएगा। ठीक है, तो V0 इजिकल टू a न्यू प्लस b हो जाएगा, a और b जहाँ पे नियतांक होंगे। और सबसे लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जैसे ही प्रकाश आपतित किया जाता है प्रकाश विद्युत धारा प्रवाह होने लगता है, अर्थात आपतित प्रकाश तथा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती है, टाइम लैगिंग जिसको कहते हैं। जैसे ही प्रकाश गिराया इधर से इलेक्ट्रॉन निकला और वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। ऐसा नहीं प्रकाश गिरा फिर इलेक्ट्रॉन को वहाँ से बाहर आने में समय लग रहा है और फिर वो P2 तक पहुँच रहा है दूसरी प्लेट तक, तो उसमें टाइम गैप हो गया। प्रकाश गिरा और वहाँ वोल्टमीटर में या धारामापी में जो है विक्षेप बाद में आएगा, ऐसा नहीं, इंस्टेंटली है। जैसे ही इधर प्रकाश गिरा उनका वेग इतना अधिक होता है
कि हम कह सकते हैं उसको आप समय में नाप नहीं सकते, समय पश्चता नहीं होती है कि समय इतने समय के पश्चात वो धारा बहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो टाइम लैगिंग जिसको हम समय पश्चता कहते हैं वो 0 है, वो यहाँ दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव हमने आज पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि जब कोई पराबैंगनी प्रकाश धातु की सतह पर गिराया जाता है एक निश्चित आवृत्ति, जिसको हम दहलीय आवृत्ति से कहते हैं, उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश गिराया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं और इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो इसमें छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा भी आती है, फिर इसको समझाने के लिए तो ग्राफ भी आता है, जिसको आप ग्राफ से प्रायोगिक चित्रण से, और फिर उसके जो परिणाम है उसमें हमने 3 ग्राफ देखे, V और I के मध्य, I और तीव्रता के मध्य, और निरोधी विभव V0 और आवृत्ति के मध्य। इन तीनों ग्राफों का यदि आपके पास बड़ा क्वेश्चन आता है ना, लघुतात्मक क्वेश्चन भी आते हैं और बड़े शब्दों में, तो पूरा जो लघु, अति लघु और हम बहु जिसको कहते हैं वो क्वेश्चन हो, तो आप इसको किस हिसाब से कितना लिखना है वो मैटर आपके पास है। बड़ा क्वेश्चन है तो पूरा आपको करना है, डिस्कशन करना है। ठीक है, अब इसके बाद असफलताएँ भी है, वो हम कल अध्ययन करेंगे।